लेकिन आई एम श्योर ये बड़ा चैलेंज होता होगा कि बाप आप खुद भी हैं, मतलब परवरिश का सिलसिला आपके घर में भी जारी है। तो ऐसे माशरे में मिडिल क्लास बाप के साथ सिर्फ ख़वातीन का होना, तो वो टोटल टाइम प्रोटेक्शन के बारे में सोचता है। ऐसी सोसाइटी में मैंने हाथ उठाया बेटी के ऊपर, कल तो आपने उस समय जो कुछ कहना था कह दिया, मतलब करना क्या है उसका। तो मसला यह है कि मैं नहीं होऊंगा तो क्या होगा। ख़वातीन तो कुजा, मर्द भी डायरेक्टली थाने में जाने से गुरेज करता है। हकायक तो यही है ना, हम उनसे नज़र नहीं फेर सकते। आदाब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैर है। जो दुनिया में एक जंग की वबा फैली है उससे आप बचे हुए हैं और सबके लिए दुआ कर रहे हैं। लेकिन आज के एपिसोड के लिए पर्टिकुलरली मैं बड़ा खुश हूँ क्योंकि मेरे सामने जो एक्टर बैठे हैं, इनके किरदार की वजह से एक ज़माने में ज़ैनब के पापा वायरल हुए थे और अब माया के बाबा, वालिद, पापा, अब्बू जो भी आप कहें वो वायरल हुए हैं। लेकिन नज़र को यहाँ पे नज़रुल हसन को बुलाने का मकसद सिर्फ ये नहीं था कि हम ये समझें कि परवरिश ड्रामे में जो एक किरदार अदा कर रहे हैं, जिस तरह से उस ड्रामे ने लोगों की नफ्सियात को घेरा है, लोगों की समाज के मसाइल के ऊपर रोशनी डाली है। बट नज़र से मेरी एक बड़ी पुरानी न्याज़मंदी है। तकरीबन हमने अपने कैरियर्स का स्टार्ट साथ किया। तकरीबन मैं ज़ैबिश में था, नज़र नापा में थे, इसलिए मुझे अक्सर ये इल्ज़ाम भी लगता था कि तुम जो है ना नापा के इन रैंडम एक्टर्स को हर जगह घुसाने की कोशिश करते हो। ठीक है, लेकिन इस दफ़ा परवरिश की मकबूलियत की वजह से मुझे कहीं भी इनको घुसाने की ज़रूरत नहीं पड़ी और ये लफ्ज़ बाकायदा इस्तेमाल होता है, बल्कि ख़ुद उभर के ये सामने है। ठीक है नज़र, इस फ्रैंक से इंट्रोडक्शन के लिए माजरत। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कैसे है भाई, क्या परवरिश आया और छा गया और कैसे, मतलब ये सब एक तज़किरा और आपने करना भूल गए। साथ में मीसम नकवी जो हैं इस कश्ती के नाखुदा हैं, समझ लो एक तरह से परवरिश की कश्ती के, और उनकी वजह से मैं आपको इसमें नज़र आ रहा हूँ। और उन्होंने कहा कि तुम्हें लेना चाहता हूँ मैं। और मज़े की बात तुम्हें ये बताऊँ कि जब मीसम ने पहला अपना डायरेक्टोरियल सफ़र का आगाज़ किया था, तो उसने बिग बैंग से बनाया बेटियाँ। बेटियाँ, बिल्कुल। बेटियों के बाद उसने किया मायरी, उसके बाद फिर हसरत, और उसके बाद फिर ये चौथा। अच्छा, तो बेटियां में वो मुझे कास्ट करना चाह रहा था, तो मैंने कहा यार देख, बहुत अजीब लगेगा कि तुम अभी आगाज़ कर रहे हो और साथ में तुम अपने दोस्त यार घुसड़ रहे हो। हाँ, बिल्कुल सही है ना। हाँ। वही घुसाने वाली बात ना। अब मैं तो अब बांग दे के कहता हूँ सही हाँ भाई। तो मैंने कहा नहीं करो ये काम, आप अपने आप को बेहतर, क्योंकि तुम्हें अपनी जगह को, अपनी चीज़ को मनवाना है, तो तुम बेहतरीन की तरफ जाओ अपने, और इस तरफ नहीं देखो ना, तो तुम मुझे कास्ट नहीं करो। तो मैंने देख ले, मैंने चलो अच्छा मर्जी है करके देख ले। तो उसने खैर कोशिश की होगी, वो हो नहीं पाया। अच्छा। सही है। तो हमने उस तरह से उसमें काम नहीं किया। फिर दूसरा भी गया, तीसरा भी गया। मैंने बोला यार देख, अब कुछ अच्छा आए तो ज़रूर चांस ज़रूर देना। तुम मतलब बेफिक्र रहे। तो मीसम ने फिर मुझे कास्ट किया इसमें, और कास्ट उसने मनवाई भी। सही है ना, अपने तरीके से, क्योंकि वो पीछे 2-3 प्रोजेक्ट अच्छे दे चुका। सही है, तो उसकी थोड़ी सी बातचीत मानी जाने भी लगी। तो मैंने फिर पूछा कि मेरे साथ और कौन कौन है, किसके साथ मैं काम कर रहा हूँ। तो मुझे बख्तावर का फिर पता चला। मुझे ज़रा एक इत्मीनान सा हुआ। मैंने बोला चलो सही है, मियाँ बीवी हैं, जो भी सीन होंगे कम से कम हम उसमें वो बहस मुबाहिसा तो कर लेंगे कि इसको किस तरह से खेला जाए, कितना मज़ा लिया जा सकता है, अपना मैक्सिमम। और बाकी ये है कि तुम देखने के लिए हो, क्योंकि हमारा बुनियादी तौर पे मीडियम होता नहीं है, ये डायरेक्टर का मीडियम है कि वो किस तरह से, तो उसकी लीडरशिप में अपने आप को एक तरह से छोड़ा हुआ था। और ये वाली बात भी थी कि मैंने मीसम से कह दिया था अब तू कास्ट कर रहा है इतने अरसे बाद। मतलब मैं आऊँगा नहा धो के रिलैक्स्ड, मैं कोई होमवर्किंग नहीं करूँगा इस काम में। मैं पहले से बता रहा हूँ, बस आमादा आऊँगा, जो तू बोलेगा
वो मैं कर दूंगा। अच्छा, मैं कोई जहन पे अपने तारी नहीं करूँगा कि यार अच्छा नहीं हुआ तो पता नहीं अगला काम मिलेगा नहीं मिलेगा। कोई होमवर्किंग नहीं करके आऊँगा मैं रिलैक्स रहूँगा। मैंने छोड़ा तुझे तेरे ऊपर अपने आप को। तो उसने बोला चल तू बेफिक्र रहे, कुछ ना कुछ हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। मैंने बोला चलो ठीक है। तो मैं इस प्रोजेक्ट को करते हुए काफ़ी रिलैक्स था। अच्छा। होमवर्किंग के एतबार से कि मैं कोई होमवर्किंग करके नहीं जा रहा था। लेकिन नज़र एक बड़ी दिलचस्प बात इसकी, मीसम से हमारी भी पुरानी दोस्ती है और मैंने पहली कॉल बख्तावर को की थी जब उसका सीन वायरल गया जिसमें वो मतलब आपके ख़िलाफ़ स्टैंड लेती है अपनी बच्चियों के लिए कि भाई अब मैं भी बर्दाश्त नहीं करूँगी कि वो एक अपने थ्रेशोल्ड पे पहुँच जाता है उसका किरदार। लेकिन जब मीसम से मेरी बात हुई ना कि उसने कहा कि तुम नज़र से बात करो, और फिर उसका भी ख्याल था और जिस तरह मैंने ड्रामे को देखा कि एक खड़ूस बाप एक स्टीरियोटाइप है, ठीक है, और पाकिस्तानी टेलीविज़न भी एक स्टीरियोटाइप है, मेन स्ट्रीम, ठीक है ना। एक आपको पता है एक सर्टन फार्मूलाज हैं, मतलब हम कोई उससे नज़र चुराने के लिए थोड़ी यहाँ बैठे हैं। उसमें उस स्टीरियोटिपिकल कैरेक्टर को लेना, उसके साथ जस्टिफिकेशन करते हुए उसमें एक नया जाविया दे देना उस कैरेक्टर को, ये क्या सोचा था तुमने? क्योंकि आई नो यू वेरी वेल, बहुत अच्छी तरह हमारी आपसी पुरानी मुलाकातें हैं और हमें पता है कि आप असल ज़िंदगी में तो बिल्कुल ऐसे नहीं है। सही, ठीक है, सही। लेकिन आई एम श्योर ये बड़ा चैलेंज होता होगा कि बाप आप खुद भी हैं, मतलब यू नो परवरिश का सिलसिला आपके घर में भी जारी है। बिल्कुल। तो इतना किरदार को पलटना अपने आप को, ख़ास तौर पे बग़ैर होमवर्क किए जब आना, तो क्या प्रोसेस था? क्या सोचा अपने समाज के बारे में, क्या सोचा अपने इस किरदार के बारे में? डिस्कशंस तो यकीनन देखो हुई थी। ऐसा नहीं है कि होमवर्किंग से मुराद ये है कि बिल्कुल ही होमवर्किंग करके नहीं आ रहा है। मतलब जब आप एक चीज़ लेते हैं तो यकीनन उसके बारे में आपका सोचना तो स्टार्ट हो ही जाता है। तो मीसम के साथ जितनी डिस्कशंस हुई थी, उसके घर पे भी कभी मुलाकात के लिए, क्योंकि हम घर पे भी मुलाकात के लिए चले जाते हैं, ये वो वाली मुलाकात ही नहीं है जो डायरेक्टर के पास जा के बैठा जाता है। सही है, क्योंकि दोस्ती बहुत लंबे अरसे की है। तो उसमें उसने डिस्कस किया काफ़ी हद तक कि इस तरीके से मैं ओवरऑल कहानी को सोच रहा हूँ। सही है। तो एक पैटर्न ये है कि हम तमाम किरदारों को ह्यूमन रखेंगे। ऐसा नहीं है कि हम एक तरफ एक साइड पे गए एक एंगल पे तो बस उसी पे ही किरदार का एंड हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ये नहीं है कि मैं गुस्सा करता हूँ तो मेरे अंदर प्यार नहीं है। सही है। तमाम ह्यूमन जो हैं वो उनके अंदर सब चीज़ें मौजूद होती हैं। जो चीज़ें ट्रिगर होती रहती हैं वो सामने आती रहती हैं, जो चीज़ें ट्रिगर नहीं होती वो उस तरीके से सामने नहीं आती। तो बुनियादी तौर पे हाँ, जितना डिस्कशन में समझ में आया वो ये कि एक इस तरीके का बाप है कि जो एक मिडिल क्लास बाप है, और मिडिल क्लास के पास जो है सबसे पहला प्रेशर जो होता है वो रोज़ी रोटी का होता है। ठीक है ना, वो हर सूरत में पूरी करनी है। और चूंकि इस सोसाइटी का बाप है तो, और साथ में औलादों में कोई बेटा भी नहीं है, जिसका वो एक जगह एक एपिसोड में इजहार भी करता है कि मेरे पास सिर्फ बेटियां हैं, सिर्फ बेटियां। तो ऐसे माशरे में मिडिल क्लास बाप के साथ सिर्फ ख़वातीन का होना, तो वो टोटल टाइम प्रोटेक्शन के बारे में सोचता है ऐसी सोसाइटी में। सही है ना। और ऐसा नहीं है कि वसाइल बहुत ज़्यादा हों तो वो प्रोटेक्शन का एक हाला बना के ख़ुद सुकून में आ जाए, नहीं, वो प्रोटेक्शन बनाते दौरान में ख़ुद टेंशन में ही है। सही है ना। तो वो टेंशन गाहे बगाहे निकलती है, जिसकी वजह से आपको उसका नेगेटिव पहलू नज़र आता है। जब अगर लास्ट एपिसोड जिसमें मैंने हाथ उठाया बेटी के ऊपर, वो एपिसोड जहाँ एंड होती है, वो आप फिर आके अगली सुबह बैठा हुआ है बेगम के पास, अच्छा बताओ करना क्या है? कल तो आपने गुस्से में जो कुछ कहना था कह दिया, मतलब करना क्या है? नहीं, वहाँ तो रिश्ता नहीं हो सकता, मना कर देता है। सही है, क्योंकि वो इस लायक नहीं है। एक तरह से उसके जहन में ये बात है कि वो इस लायक नहीं है कि इसका रिश्ता नहीं हो सकता।
ऐसा नहीं है कि जहाँ उसने ज़बरदस्ती रिश्ता करवाया था वहाँ से पीछे नहीं आ सकता, नहीं आ सकता भाई, बिल्कुल बुनियादी तौर पे तो केयरिंग है ना बाप। हाँ, उसका तो मसला ये है कि मैं नहीं होऊंगा तो क्या होगा, कोई तो एक मेरे जैसा हो जो होल सोल प्रोटेक्ट कर सके। क्योंकि असल में राफे देखो, जिस सोसाइटी में हम रहते हैं या मैं रहता हूँ, जिस इलाके में, जिस शहर में मैं रहता हूँ, यहाँ पे क्या ही निज़ाम है। ख़वातीन तो कुजा, मर्द भी डायरेक्टली थाने में जाने से गुरेज करता है कि थ्रू प्रॉपर चैनल कोई काम हो जाएगा। ऐसा कुछ भी सोच नहीं पाता ये कोई आदमी, ये अलमिया है। मैं थाने जाने से पहले सोचता हूँ सिफारिश, सोर्स, कि कोई जानने वाला मिल जाए। ये सोसाइटी, ये माशरे का डाउनफॉल नहीं है तो क्या है? माशरा तो ऐसा होना चाहिए, हाँ भाई थाने जाना है, चलो भाई वहाँ चलते हैं, रिपोर्ट लिखवा देंगे, गए और काम भी होगा। क्या मैं अदालत में जाने से पहले ऐसे ही सोचता हूँ? क्या मैं थाने में जाने से पहले ऐसे ही सोचता हूँ? नहीं, हर दफ़ा पहले बैठ के ये ख्याल आता है यार कोई जानने वाला निकला है। ट्रस्ट नहीं है ना सिस्टम पे, हमें सिस्टम पे ट्रस्ट नहीं है। ये तो अपनी जगह, मैं अगर ज़ाती तजुर्बा बयान करूँ तो ऐसा है कि मर्द घर में से मर्दाना पार्ट की आंख बंद हुई, आंख बंद होने से मुराद बेटा बाहर चला गया, बाप मर गया फ़र्ज़ करो, या बेटा भी बाहर है बाप भी बाहर है, घर में रह गई हैं ख़वातीन सिर्फ, तो विद इन 1 मंथ और 2 मंथ्स, अगर मैं ढक के बात करूं तो सब्ज़ी वाला भी पत्थर मारता है, दूध वाला भी पत्थर मारता है उसकी छत पे, और महीने 2 महीने बाद मोहल्ले ही में से उठ के भी कोई आदमी पत्थर मारता है छत पे। ये सोसाइटी है। सारी नहीं होगी मगर है। हकायक तो यही है ना, हम उनसे नज़र नहीं फेर सकते। ऐसी सूरत में अब मेरी बीवी जो किरदार दिखाया गया है वो होगी नॉर्मल पढ़ी हुई है, सोशलाइजिंग उसकी है नहीं, बाहर वो निकलती नहीं है, तो ये जोड़ है। दुनिया जितनी देख रहा है वो ये देख रहा है। अगर बच्चे देख भी रहे हैं दुनिया तो वो उतनी देख रहे हैं जितनी स्कूल तक में और घर वापसी में होती है, कोचिंग तक में या घर वापसी में होती है, इतनी दुनिया देख रहे हैं। बाकी दुनिया का रंग रूप तो नहीं देख रहे, ये तकरीबन रंग रूप देख रहा है। तो इसका जहन किस तरीके से चल रहा है, तो हाँ, किस वे से जाके ये करवा रहा है प्रोटेक्शन, ये हाँ इस पे ज़रूर सोचने वाली बात है कि या किस तरीके से ये रिलैक्स हो सकता है। तो ये सारे सवालात चले जाएंगे फिर सोसाइटी और माशरे की तरफ, सिस्टम की तरफ चले जाएंगे कि ऐसे आदमी कैसे जनरेट हो जाते हैं, खुद ब खुद थोड़ी जनरेट होते हैं, ऐसे किरदार कैसे बन जाते हैं। आपकी सराउंडिंग में चीज़ें ऐसी मौजूद हैं कि जिनकी वजह से ये यहाँ तक पहुँचते हैं। जैसे मैं कल एक वाक़या बयान कर रहा था, मैंने खालिद बिन वलीद रोड पे से ATM से पैसे निकलवाए। मैं गया, मेरे दो बच्चे स्कूल जाते हैं, 2 बच्चे अभी घर पे, तो एक बच्चा पहली क्लास में, एक बच्चा चौथी क्लास में। बेटे बेटियां? बेटे दोनों बेटे। मेरे चारों बेटे। हाँ, मैं बेटियां नहीं है। ये भी एक मुझे काम करते वक्त ज़रा सोचना पड़ा कि किस हद तक नरमी होनी चाहिए कि जिसके अगेंस्ट में वो उस तरह की सख्ती पेश करनी है कि जो सख्ती लगे। ये तो मैं ख्याल है हमारे सामाईन के लिए भी बड़ा एक दिलचस्प फैक्ट है। हाँ, कि जो बेटियों का इतना केयरिंग लेकिन जालिम बाप, जालिम तो है, देखिए जालिम तो है, बिल्कुल है, वो बाप बना, उसके पास अपना कोई ऐसा तो पीछे अपना मेथड में जाने के लिए या ऐसे जाने के लिए कोई रेफरेंस आपके पास था नहीं। हाँ, उस तरीके से नहीं था। तो मैं ये वाला वाक़या बता रहा था खालिद बिन वलीद रोड। मैंने अपने एक बच्चे को ले लिया और घर के अखराजात के लिए मैं बच्चे को ले गया अपने। एक की छुट्टी आधा घंटा पहले होती है, एक की छुट्टी आधा घंटा बाद में होती है। उसको लेके मैं ATM गया, ATM से पैसे निकाले, वापस आके मैं स्कूल के सामने खड़ी की है बाइक और पैर अपना बाइक से उतारा है मैंने, और पीछे से एक बंदा लोड करके, मैं यूँ गर्दन झुकाई, मेरा बच्चा भी उतर चुका है, मैंने यूँ करके वॉलेट दिया, वो मेरे
टंकी पे से उसने बैग मेरा छीना, सही है, बच्चे का बैग नहीं छीना, शुक्र है। मैंने बच्चे के सर पे हाथ रखा और अपने मोहम्मद दवा लिया और वो चला गया। मुझे लगता है कि मेरा बच्चा ये वाक़या भूल गया, मगर मुझे अपनी 3 साल की इमेज याद है, चाहे नेगेटिव इमेज में याद हो। नेगेटिव से मुराद मेरी मनफी नहीं, वो जो जिस तरह धुंधली, हाँ नेगेटिव आया करते थे पीछे रील में, फिल्म के रील में, तो उस तरह की इमेज 3 साल की मेरे पास अब भी है। वो तो 3 साल से बहुत बड़ा है। ये इस चीज़ को कैसे परसीव करेगा अपनी ज़िंदगी में, मैं कितना उसको धो सकता हूँ, वो किस तरीके से रिएक्ट करेगा इस सोसाइटी में, ये मैं नहीं जानता। कोशिश कर सकते हैं अपने थी जो करते हैं हम, कि वो पॉजिटिव रहे, सही है, और माशरे में अपना बेहतर किरदार अदा करें, सही है ना। और इस तरह की सोसाइटी है जिसमें माया के बाप जैसे किरदार बनते हैं, बिल्कुल बनते हैं, बिल्कुल कहाँ से बनते हैं, और हम उसको डिनाई नहीं कर सकते, डिनाई नहीं कर सकते। तो मुझे ये बताइए नज़र के, ठीक है आपकी बेटियां नहीं हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि हमारे यहाँ के मर्दों में ख़ास तौर पे वालिदैन जो हैं, उसमें जो बाप का किरदार, जो इस वक्त जो समाज में कसमा पुरसी का आलम है, जो इकॉनमी का आलम है, जो फ्रस्ट्रेशन है, जो गर्मी है, जो मतलब धूल है, मिट्टी है, हम इन सब चीज़ों को तो कभी काउंट करते ही नहीं है कि वो आपके अंदर, आपके फेफड़ों के, आपके दिमाग के अंदर ये चीज़ जा रही है। इस सब के बावजूद जब वो अपने बच्चों के लिए प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि देखिए आए दिन हमारे पास छोटे इलाकों से भी और अब बड़े इलाकों से ख़बरें आती हैं कि बाप ने अपनी जान ले ली। सही, मतलब ये वो चीज़ें जो अखबारों में बाकायदा ख़बरें आती कि अपनी जान ले ली, बच्चों को घर में खाना नहीं खिला सका, ये सब नहीं कर सका। अब बात यह है कि हम मर्दों को अपनी अप्रोच के बारे में क्या कोई ऐसा प्रोसेस है जिससे हम इसको इस नहज पे ना ले जाएं कि अपनी औलाद के ऊपर हाथ उठाएं, या वो रूट जो कहीं भी रिकमेंडेड नहीं है, ना दीन में उसकी इजाज़त है, ना कहीं उसकी इजाज़त है, उस तरफ जाएं? तो कोई आपको लगता है कि क्योंकि आप तो इस कैरेक्टर के अंदर अभी गए हुए हैं, मतलब आप उसकी ज़िंदगी जी रहे, तो इस प्रोसेस में आपको कुछ लगा कि कि कुछ तो रास्ता होगा इन सब किरदारों के लिए? रिएक्ट ना करना। मैं अगर ये बिल्कुल आसानी से एक छोटा सा जुमला निकल गया, रिएक्ट ना करना। जो हम जैसे अभी भी एक वर्कशॉप में मैं यही बात करके आ रहा हूँ कि आप पे एक एक्शन होता है, ठीक है, हमें ये सिखाया जाता है कि लगना ऐसा चाहिए कि ये रिएक्शन में निकला है, तो हमें बताया जाता है कि लगना ऐसा चाहिए कि रिएक्शन में निकला है, मगर वो रिएक्शन में नहीं निकला, आपने उसको मेक किया है, ठीक है, उसको बनाया है, उसको कंपोज किया है, उसकी कंपोजिशन बनाई है कि ऐसा। अगर वहाँ से बदला तो अब आप कैसा बनाएंगे, वो बाज़ औक़ात उसी वक्त बनता है, मगर वो रिएक्ट कहलाता भी है और नहीं भी कहलाता, क्योंकि आप इतना नैनो सेकंड्स के अंदर, ये आफ्टर ट्रेनिंग ये चीज़ें हो जाती हैं कि आप नैनो सेकंड्स में आ जाते हैं कि कैसा बाहर आना चाहिए। तो लोगों को अपनी ज़िंदगियों में रिएक्शन पे नहीं जाना चाहिए। देखें, रिएक्शन देना, बिल्कुल रिएक्शन देना, फौरी तौर पे रिएक्शन देना, कि मुझे पर्सनली शायद लगता है कि ये जानवरों का काम है। अच्छा, ठीक है, कि मैंने आपको थप्पड़ मारा, आपने पलट के मुझे मार दिया, सही है, उसके बारे में ना सोचा ना समझा, आपके साथ कुछ हुआ, मैं हम तुम के बारे में तो बात नहीं कर रहा, आप पलट के मार सकते हैं, बिल्कुल मार सकते हैं, क्योंकि आपको अगर मैंने नाजायज़ मारा है तो आपको मारना बनता है,
बात ये हो रही है कि हम सोसाइटी में ऐसा देखते हैं कि औलादों ने माँ बाप को घसीट के घर से बाहर निकाल दिया। उन्होंने होल्ड नहीं किया जो उनके ऊपर इताब आया हुआ है, जो परेशानी आई हुई, उन्होंने होल्ड नहीं किया थोड़ी देर के लिए, सोचा नहीं, गौर नहीं किया कि क्या रिएक्ट करें, किस तरीके से। वो हुआ उनके साथ और उन्होंने निकाल दिया। यही वो, और ये हमारे अंदर पाई जाती है, ऐसी बात नहीं है कि हमारे अंदर हैवानी जिबिल्लत नहीं पाई जाती, पाई जाती है। हाँ, तालीम और ये सारी चीज़ें, अखलाकियात, समाज, इस ही वजह के लिए होती हैं कि ताकि आप उस हैवानी जिबिल्लत पे काबू पाएँ और उस तरह रिएक्ट करें जिस तरह इंसान एक रिएक्ट करता है। सही है ना? ये सारी चीज़ें इसलिए होती हैं। वो जानवर की जिबिल्लत बाहर आ गई कि वो उससे अपनी कम उम्र आदमी से सुना, सही है, जो दामाद होने की उम्र का लड़का है उससे अपनी जलालत सुनी, अपनी मिडिल क्लास होने की जलालत सुनी, वो सारी चीज़ें, फिर रिश्ते का प्रेशर, ये सारी चीज़ें ले के वो सोचता घर में आया, आते ही हाथ छोड़ दिया। वो बम के ऊपर एक टाइमर चल रहा था बस। हाँ, तो वो उस पर काबू नहीं पा पाया। क्या काबू पाने का टाइम है उसके पास? फुर्सत है, सोचने का टाइम है। आपका कितनी परसेंटेज है जिसके पास इतना वक्त निकलता है कि वो बैठ के सोचें? सोसाइटी में कितनी परसेंट है कि बैठ के सोचें? जो आपको बारहा कहा गया, बिल्कुल, जैसे अक़वाल में हमें मिलता है कि साअत भर का तफक्कुर 1000 साल की इबादत से बेहतर है। बिल्कुल, वो गौर व फिक्र ही नहीं कर रहा। हाँ, या दीगर जो रिवायतें हैं उसमें तपस्या, सुबह उठा है, उठते ही मुंह ऐसे धो रहा है, क्यों? क्या प्रेशर आ गया? अगर देर से पहुंचा तो बॉस निकाल देगा, देर से पहुंचा तो रेपुटेशन ख़राब हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये अब जहन यहाँ पे चलना शुरू हो गया, उसी में बाइक स्टार्ट हो रही है, उसी में गाड़ी स्टार्ट हो रही है, जा रहे हैं, उसी में लड़ रहे हैं, उसी में टकरा रहे हैं, उसी में टकरा रहे हैं, उसी में पहुंच गए। अब क्या कंस्ट्रक्टिव काम करेंगे पहुंचने के बाद? क्या कंस्ट्रक्टिव काम करेंगे? क्या सोचेंगे काम के बारे में? और मुझे तो कभी कभी ये भी लगता है, ख़ास तौर पे जब मैंने आपके कैरेक्टर को, आपके ड्रामे को जब देखना शुरू किया, ख़ास तौर पे इस इंटरव्यू के लिए, मैं टीवी वैसे बहुत कम देखता हूँ, तो मुझे ये भी अंदाज़ा हुआ कि जिस तरह अब आपने समझाया ना कि वो पेशेंस या वो फुर्सत या वो ठहराव शख्सियत का वो कहाँ से लाए, मुझे ये भी फिर कभी कभी लगता है कि हम शायद रिएक्ट करते हुए हम उस कहानी पे रिएक्ट कर रहे होते हैं जो हमने उस वाक़े के बारे में अपने आप को सुनाई होती है। कि समझे, नज़र ने आके मुझे सलाम नहीं किया, मेरी 10-15 साल की न्याज़मंदी है इनसे, बिल्कुल, मुझे सलाम नहीं किया, बिल्कुल। अच्छा, नज़र ने शायद इसलिए इस्तेमाल नहीं किया, सलाम नहीं किया कि बड़ा एक्टर बन गया है, बड़ा ये कर दिया और वो कर दिया, इस चक्कर में जैसी नज़र मेरे करीब आया मैं कोनी मार के निकल गया। सही, ठीक है, बिल्कुल। अब वल्ला मालूम कि नज़र का अपना मेंटल स्टेट क्या है, मेंटल स्टेट क्या है। मैं इस पे मैं तुम्हें बहुत वाजे, हमारे एक जानने वाले नेशनल एकेडमी में एक पोस्ट पे आए, वो मेरे जानने वाले नहीं, वहाँ आने के बाद फिर हमारी सलाम तो हो गई, जान पहचान हो गई। हाँ, कुछ अरसे बाद उन्होंने मुझे पकड़ लिया, उन्होंने मुझे पकड़ के कहा, यार ये कैसा आदमी है, फवाद के बारे में। फवाद खान, अच्छा, हाँ, ये कैसा आदमी है यार? मतलब क्या हो गया, क्यों, क्या ये क्यों पूछ रहे हैं आप? बोले यार ये सामने से देखता हुआ गुजर जाता है, मैं सलाम करता हूँ इसको देख के, ये जवाब नहीं देता। मतलब पहली बात तो आपको कितना अर्सा हो गया यहाँ आए हुए? बोले यार तकरीबन 4-5 महीना तो हो रहा है। मैंने बोला इस दरवाजे के अंदर जितने हैं ना, आधे पागल हैं। ये अंदाज़ा किया आपने कुछ अरसे में? तो क्या मतलब? बोला हाँ, यहाँ इस दरवाजे के अंदर जितने हैं ये आधे पागल हैं। समझाओ क्या मतलब? मतलब देखो, ये अगर राइटिंग के बारे में ज़्यादातर ऐसा होता है जिस वक्त इसकी ऐसी हालत तब होती है जब ये राइटिंग कर रहा होता है, क्योंकि इसे कंस्ट्रक्ट करने, कैरेक्टर कंस्ट्रक्ट करने हैं, ये देख ज़रूर रहा होगा तुम्हें, मगर देखिए अपनी राइटिंग को देख रहा है ये, यहाँ से गुजर जाएगा यूँ करके, कोई बात नहीं तुमने हाथ उठा के सलाम किया हो, मगर ये एक जगह फंसा हुआ है। ये जब वहाँ से आएगा बाहर, हमें भी पता है, हमें भी देखता हुआ गुजर जाता है, ऐसी कोई दो बात नहीं है इसके अंदर।
हम भी कुछ नहीं बोलते, हम तो ठीक है, हाँ हमें अपना भी पता है, हम भी आधे पागल नहीं, ये भी आधा पागल है, कोई नहीं, ये भी कहीं फंसा हुआ है। जब रिलैक्स होगा, चाय पे आके बैठेगा, जब चाय का सिप ले रहा होगा ना, तो हम समझ जाएंगे अच्छा अब इससे हम बात कर सकते हैं। जिस चीज़ में भी घिरा हुआ था, हाँ उससे बाहर आ गया, उससे बाहर आ गया, उससे बाहर आ गया। मतलब आपने ज़्यादातर ऐसे टाइम पे सलाम किया होगा जब ये घिरा हुआ हो। हाँ। सही है, अच्छा ऐसा भी यहाँ होता है, मतलब हाँ यहाँ इस दरवाजे के अंदर कुछ लोग ऐसे मिल लेंगे आपको। हालांकि मतलब इंसान को मेरा ख्याल है हमें या तो शायद वो उम्र का वो है कि जब आप एक सर्टन 3 दिहाइयों से ज़्यादा ज़िंदगी जी लेते हैं जब आप, तो फिर आपको ये भी समझ में आता है कि वो ठहराव क्यों ज़रूरी है। लेकिन नज़र वापस मैं आऊँगा आपके कैरेक्टर पे, और फिर जहाँ से आपका आगाज़ हुआ कि अब ये ठहराव अगर एक बाप की शख्सियत में नहीं है तो वो बच्चियों से लड़ेगा भी, ठीक है ना, उनको इमोशनली भी अब्यूज़ करेगा, उनको फिज़िकली भी वो करेगा, बाद में उसके अंदर जितनी भी मलामत हो, जितना भी उसके अंदर गिल्ट हो। और जैसे आप, तो मुझे ये पता है ना कि ज़िया साहब जैसे कहते थे कि नापा एक भट्टी है जिसके अंदर आप फ़न की हरारत से बाहर निकलते हैं, उभरते हैं आप। तो आपने तो ज़िया-उद-दीन, खालिद साहब, तलत हुसैन, राहत काज़मी, इन सब के छत्र छाया में आपने ज़िंदगी गुजारी, ठीक है। वो जो हम कहते हैं ना कि असातिज़ा की चप्पलें सीधी करना वाली जो चीज़ है, मौका आपको मिला, हर किसी को नहीं मिलता। तो जब आप सेट पे गए, मेसम आपका एक थिएट्रिकल अप्रोच का डायरेक्टर, बख्तावर, लेकिन जो 2 बच्चियाँ हैं वो तो ज़रा नई बच्चियाँ हैं, उनका वो एक्सपीरियंस नहीं है जो आपके बिल्कुल बेटियों का जिनका कैरेक्टर है आपका। तो वो केमिस्ट्री कैसे डेवलप की, और ये जो यंग एक्टर्स हैं इनके बारे में आपका क्या ओपिनियन है? यार मेरा तो ज़्यादा साबिक़ा जो है वो बेटियों से ही पड़ा, हाँ, जो ऐना आसिफ़ और दूसरी हैं, तो और इनमें भी ज़्यादा जो है वो ऐना आसिफ़ से ही साबिक़ा पड़ा। तो बहुत प्यारे बच्चे हैं ये। सबसे बड़ी बात ये कि अपने आप को मौके पे, हाल में, उस वक्त वहीं रखते हैं, सही है, वो खोए नहीं रहते इधर उधर। मैनेज्ड बच्चे हैं, काम के वक्त काम है, मोबाइल के वक्त मोबाइल है। आजकल के बच्चों के हाथ में मोबाइल बहुत ज़्यादा तेज़ी से गर्दिश कर रहा है और रहता है ज़्यादातर, मगर उन लोगों की तरह नहीं देखा कि ये समझ लें ये वो इस तरह के बच्चे हैं जो बचपन से यूज़ टू हैं इस डिवाइस से, हमारी तरह नहीं कि पहले नहीं थी और अब हमारी इन उम्रों में हमारे हाथों में आ रही है। ये यूज़ टू हैं, तो इसलिए मैं समझता हूँ शायद बेजा इस्तेमाल उस तरीके से नहीं है। काम के वक्त काम है, सही है, और अपने आप को जेलिन करना की सलाहियत बहुत अच्छी है, अच्छा, सही है, और सुनने की सलाहियत बहुत अच्छी है, सुनने की सलाहियत बहुत अच्छी है। आपने तो वो सारी तारीफ़ें कर दी जो कोई इस नस्ल के बारे में नहीं करता। इसका मतलब कुछ यकीनन है ऐसी चीज़ है जो सेट पे और फिर ड्रामे में आके निकलती है। हाँ ऐसा है ये, मगर फिर वो वाली बात आ जाती है कि ये सही जौहरी के हाथ लगेंगे तो वो इनको चमका सकता है, वो अगर दिहाड़ी बाजों के हाथ लगेंगे तो वो उन्हें ज़ाया कर सकता है। ये वाली समझ पढ़ने लिखने और वक्त उम्र गुज़रने के साथ आती है कि हमारा ख़राब और अच्छा कौन कर पा रहा है। ये थोड़ा सा उम्र गुज़रने के साथ आती है, मुझे लगता है। शुरू में यही काफ़ी होता है, मैं समझता हूँ कि आपने अपने आप को दूसरे के हाथ में सौंप दिया। ये एक परफॉर्मर की इससे ज़्यादा एबिलिटी मैं नहीं समझता, तो सौंप दे। हाँ, ये बाद में फिर अंदाज़ा होता है बहुत सारों का कि यार गलत हाथों में सौंप दिया था। हाँ, कि वो जौहरी नहीं था, वो जौहरी नहीं था। मगर यहाँ मैंने तजुर्बे की बुनियाद पे भी, दोस्ती की बुनियाद पे भी, हमें पता था कि भाई जिसके हाथ हम सौंपने जा रहे हैं ये
हम कुछ न भी करेंगे तो ये निकलवा लेगा हमसे। नहीं, और वो मीसम का तो जब मैंने क्रेडिट्स देखना शुरू किए ना, सही। बख्तावर, नज़र, मीसम, तो मैं तो सच कहूँ कि मुझे बड़ी दिल से खुशी हुई। सही। ठीक है, एक तो ये होता है ना कि भाई हाँ अपने लड़के मार्केट में आ गए अब पहली चीज़ ना सही कि अब आ गए। और फिर मतलब जो मैंने बख्तावर का सीन देखा, जो आप लोग मैंने जितना ड्रामा फॉलो किया उसके बाद, तो मुझे समझ में आया कि लोग कोई बिला वजह कनेक्ट नहीं कर रहे हैं। सही। मतलब एक चीज़ होती है, मतलब मैं नक्काद हूँ, मैं इन चीज़ों पे लिखता हूँ कि एक आपको होता है ना कि अच्छा भाई आपने टिपिकल माँ बेटी का रिश्ता दिखा दिया, एक बदतमीज़ बाप दिखा दिया, उसकी उचकी सी दाढ़ी भी दिखा दी, कि हर वो चीज़ आपने वो कर दिया, लेकिन वहाँ पे वो खेल शुरू होता है। सही। वहाँ वो ख़त्म नहीं होता। अगर वो वहाँ शुरू होकर ख़त्म हो रहा होता ना, तो मैं भी शायद मीसम को कहता यार मीसम ये किया है तुमने क्योंकि आपको पता है इतनी बेतकल्लुफ़ी है, बिल्कुल बिल्कुल इतनी बेतकल्लुफ़ी है कि मैं उससे कहता कि ये किया है। तो मेरा ख्याल है आपको ये लगता है कि क्योंकि दो, मैं सपोर्टिंग कैरेक्टर तो आपके कैरेक्टर को नहीं कहूँगा, क्योंकि बाप का कैरेक्टर एक बड़ी ड्राइविंग फोर्स है उस प्लॉट की, बाप का और माँ का दोनों का, आपका जो कपल, आप लोग, और फिर जो राइटर हैं वो भी नापा की हैं, किरण नाम है ना? जी जी, किरण सिद्दीकी, वो भी नापा की हैं, मीसम भी नापा का है, आप भी नापा के हैं, बख्तावर भी नापा की हैं, अरशद महमूद साहब, दादा जान अरशद साहब, मुझे उनको मधु करना है, लेकिन मौसीकी पे बात करने के लिए बिल्कुल मुझे अरशद साहब को मधु करना है, बात चल रही है हमारी। सही। लेकिन अब मुझे ये बताएं कि या तो मुझे ऐसा लगता है कि मीसम ने कहा यही मौका है, अपने सब लोगों को कर लो, सही है, क्योंकि उससे एक चीज़ जो वो करना चाह रहा था वो उसके लिए शायद आसान हो जाएगी। हाँ बिल्कुल ठीक है। और उससे ये हुआ कि समहाउ आप सब लोगों ने उस फॉर्मूला को भी पकड़ लिया, जो हम कहते हैं ना कि अगर किसी को आपको समझे, अगर आपको सास बहू के ड्रामा बुरा लगता है, मैं अपने स्टूडेंट से कहता हूँ तो खूब सारे सास बहू के ड्रामे देखें आप। सही। वो कहते हैं क्यों? मैंने कहा ताकि आप बेहतर ड्रामा बना सकें। भाई रिवायत से हट के तो रिवायत तब्दील नहीं होती ना, रिवायत से तो जुड़ना पड़ेगा ना। बिल्कुल ऐसा ही। बेशक आपको रिवायत से नफरत हो या आप कोई रिवायत की परस्तिश करते हो, बात यही है, उसको जानने के बाद ही उसको आप ब्रेक कर सकते हैं। हाँ, तो मुझे इसमें एक ये भी लगा कि शायद ये जितने 3-4 लोग थे, जैसे बख्तावर ने भी इन फ्लेम्स में काम किया, बिल्कुल, मीसम तो कराची से लाहौर में भी था, फिर चमेली का भी असिस्टेंट या एसोसिएट डायरेक्टर था, बिल्कुल, फिर जैसे बेटियां का, और आपने ये कहा कि मुझे लग रहा था कि शायद इन 3-4 लोगों को, माइनस अरशद साहब, वो तो खैर एक अलग लेवल, बिल्कुल, कि शायद आप लोगों को समझ आ चुका था कि यार जो टीवी का फॉर्मूला है ना, उसके अंदर अपनी वाली डेप्थ या नुआंस किस तरह लानी है। तो क्या कभी आप दोनों तीनों जो थिएटर वाले लोग थे इसके अंदर या नापा वाले लोग थे, कभी बैठ के कहते थे कि यार इस टेलीविज़न ऑफरिंग को या इस टीवी की चीज़ को हमने मुख्तलिफ किस तरह से देना है? कभी होता था ऐसा डिस्कशन? ये डिस्कशन मीसम के साथ मेरा सेट के अलावा भी होता रहा है। अच्छा। सेट पे तो मैं नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा डिटेल में हुआ, वैसे हुआ जब इसने बेटियां भी बनाया तो मुझसे फिर शेयर किया कि देखिए इस तरह की स्क्रीन आ रही है, मैंने बोला हाँ सीन्स में टेंशन नज़र आ रही है, ये है, इस तरह की चीज़ है, अच्छा है, सही है, पेस मुनासिब है, जिन जगहों पे इत्तेफाक नहीं है उन जगहों पे भी बता दिया, यानी अब बहुत ज़्यादा तूने क्यों लटकाया है। अच्छा, हमारी वजह, हमारे आपस की डिस्कशंस कभी भी किसी के साथ भी, चाहे वो सुनील हो, फवाद हो, डिस्कशन इस तरह नहीं होती कि हम ये कह देते हैं कि यार ये तूने गलत किया। नहीं, हम जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों किया है, सही है ना। तो अगर उसने उसकी वजह बता दी है और मुनासिब वजह बताई है और उस पर बहस नहीं हो सकती तो हम बहस नहीं करते। अगर उस पर बहस हो सकती है तो फिर उस पर उसको ज़ेर बहस लाया जाता है ताकि आगे बढ़ा जा सके। तो डिस्कशन तो उसकी बेटियों से चल रही थी मीसम के साथ। हसरत पे भी उसने चीज़ें भेजी, वो भी बहुत खूबसूरत तरीके से उसने डिज़ाइन किया हुआ था। इसमें उसने जो चाह रहा था वो ये चाह रहा था कि मुझे जो मैलो टच आता है ना हमारे यहाँ, कि आप कैमरे में रुक गए, बोले मैं कैमरा अपना इस तरीके से रोकूंगा नहीं,
मीसम ने इस ड्रामे के लिए ये कहा हमने, और कोई लाइन भी मुझे ऐसे नहीं चाहिए। ठीक है। क्यों? उसने बोला मुझे लगता है कि सोसाइटी में कोई भी इस तरीके से बात नहीं करता। इंटरेस्टिंग। ठीक है। मैंने बोला ओके ठीक है। तो मैंने बोला जहाँ ड्रामाइयत पैदा हो ना, हमें लगे कि यहाँ हम ड्रामाइयत पैदा, बोले तुम लोगों को ड्रामाइयत पैदा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम लोग जेन्युइनली सोचो, सही है, तुम्हें मारना है मारो, प्यार करना है प्यार करो, झुकना है झुक जाओ, सही है, सजदा करना है सजदा करो, मतलब कुछ भी करो, वो जेन्युइनली कर दो। मेरा काम है कि मैं उसको किस तरीके से देखूंगा और किस तरीके से उसको एडिट करूंगा और किस तरीके से वो दिखाऊंगा जो मैं दिखाना चाहता हूँ। मैंने बोला ठीक है। तो हम आप उसकी तकरीबन सीन्स की आप डायलॉग देखेंगे तो आपको लगेगा कि ऐसे बात हो रही है जैसे नॉर्मली होती है। ये उसने कहा और चलते चलते कहता हुआ निकल गया। ये नहीं कि उसने रुक के उसकी तरफ, हाँ रुक के उसकी तरफ बाकायदा वो जमा के 4 लाइनें बोली और फिर वो गया, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा इस ड्रामे में। लेकिन यही चीज़ एक ज़माने में हमारे थिएटर के और बिलखुसूस नापा के एक्टर्स के ख़िलाफ़ एक बड़ी तनकीद भी थी कि हर सीन एक स्टेज ड्रामे की तरह करते थे। मतलब ये एक बहुत ज़बान ज़द-आम चीज़ थी कि भैया आ जाते हैं इनको, मतलब ठीक है ज़बान बहुत अच्छी है, वॉइस में बहुत अच्छा काम है, वॉइस तो आप भी पढ़ाते रहे, डिक्शन अच्छा है, तलफ़ुज़ की अदायगी अच्छी है, लेकिन वो जब फ्रेम पे आते हैं तो वो ऐसा लगता है कि स्टेज पे आ गए और ऊपर स्पॉटलाइट खुल गई। तो क्या आप लोगों ने कॉन्शियसली इस चीज़ को फिर समझा? क्योंकि एक बड़ा अहम सवाल ये है, और मेरा ख्याल है परवरिश के पस मंज़र में ये सबसे अच्छी तरह आंसर हो सकता है, और ये मैं बख्तावर से भी अलग से पूछूंगा, जब मीसम को बुलाऊंगा उससे भी पूछूंगा कि आपको अब क्या लगता है कि नापा का ग्रेजुएट या थिएटर का ग्रेजुएट हमारी छोटी स्क्रीन पे क्या ऐसी चीज़ ला रहा है जो ऑलरेडी उस छोटी स्क्रीन पे नहीं हो रही? आपके इर्द गिर्द की ज़िंदगी, इसका जवाब तो ये है कि वो क्या ला रहा है। आपके इर्द गिर्द की ज़िंदगी में आप इर्द गिर्द जैसा आपको नज़र आता है उसके करीब तरीन शय दिखा रहा है। एक तो ये उस तरह की ड्रामाइयत जो ड्रामों ही के लिए ऑडियंस मखसूस करके रखती है, सही है ना, उसके जहन में होता है कि ड्रामा है चूंकि तो वो ऐसा ही होगा। हाँ, कुछ स्टाइलिस्टिक चीज़ें, हाँ, स्टाइलाइज, ये लफ्ज़ बहुत सही है, स्टाइलाइज, ज़रा सा स्टाइलाइज, उसके पास ज़रा सा स्टाइल हो। हाँ, उस ये वो नहीं कर रहा वो। और ये देखो इसमें ये कहना भी कि स्टाइलाइज्ड बिल्कुल ना हो, सिर्फ ऐसा ही हो, या ये बिल्कुल ना हो स्टाइलाइज्ड ही हो, ये सब चीज़ें यार स्टाइल ऑफ एक्टिंग और ईच एंड एवरीथिंग वेरी करती है। ये सब चीज़ें खड़ी हैं, एक्टिंग, कैमरा, हिदायतकारी, सही है, लाइट, ईच एंड एवरीथिंग, ये सब खड़ी होती है जाके कहानी के ऊपर। असल मेन मुद्दा जो है वो है स्टोरी। वो उसको देखना और उसकी सुनना आना चाहिए। ये थोड़े तजुर्बे के बाद आता है, सही है। वो डिमांड करेगी आपसे कि मुझे ऐसी लाइट करो, मुझे ऐसा परफॉर्म करवाओ, मुझे ये करो, मेरे इस हिस्से में ये करो, मेरे इस हिस्से में ये करो। वो डिमांड करवाएगी। अगर आपने अपने आप को इस तरह बनाया है कि आप उसकी डिमांड पे अपने को छोड़ते हैं तो आपकी चीज़ हमेशा लायक तहसीन निकलेगी। अगर आपने ये कहा कि नहीं मैं ये चाह रहा हूँ, यहाँ पे ऐसा चाह रहा हूँ, तो वो कहानी आपको रौंद देगी। स्क्रिप्ट का गुलाम होना पड़ेगा, स्क्रिप्ट को सुनना पड़ेगा। गुलाम नहीं, आप मिल के चलना चाहते हैं, आप उसको सुनाना चाहते हैं। हाँ, इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। आप उसको सुनाना चाहते हैं तो हर दफ़ा हर चीज़ वेरी करेगी। मिसाल के तौर पे इसकी जगह आप कोई ऐसे किरदारों का, ऐसे घराने की चीज़ उठा लें जो अमरोहे टाइप के घराने हों, लखनऊ टाइप के घराने हों। अरे भैया बात तो सुनो, बैठो तो सही। अब
तुम नहीं बैठोगे तो कौन बैठेगा। थोड़ी देर बैठा करो हमारे पास। अब आप कहें कि ऐसे कौन बोलता है, लखनऊ के घराने वाले बोलते हैं ऐसे। आपने नहीं देखे वो बात अलग है। यहाँ है नहीं, यहाँ पे है भाई। तो ये जो डिमांड कर रही है वैसा दिखाते चले जाएंगे आप, आपकी चीज़ मजबूत होती चली जाएगी। तो इसमें यही हुआ कि आपने इंतहाई मॉडर्न टाइम, मॉडर्न चीज़ें मॉडर्न तरीके से दिखाने की कोशिश की है, और उसमें जिस तरह के किरदार आपके पास हैं आपने पूरी कोशिश की है कि वैसे ही दिखाएं। सही है। और इस ड्रामे की सबसे ख़ास बात जो मुझे राइटर और डायरेक्टर की जानिब से लगती है वो ये कि कोई, जैसा कि अभी तुमने कहा कि मैं इसको एक्स्ट्रा नहीं कहूँगा, कोई किरदार भी ऐसा नहीं है कि जिसके ऊपर सोच विचार ना की जा सके। चाहे वो बच्चों के किरदार तो बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि परवरिश से मुताल्लिक़ है, वो तो एक मेजर टॉपिक है ही इसका कि परवरिश की क्या क्या किस्में हैं। इसमें किस्में दिख रही हैं आपको, ठीक है। आपको ख़ुद भी सोचने का मौका मिलेगा कि हम किस तरीके से कर रहे हैं। सही है। दादी दादा का किरदार मतलब नॉर्मल घरों में यूसुफ़ी साहब एक जुमले में लिखते हैं अपने एक मज़मून में, सीज़र माताहारी और मिर्ज़ा के कुत्ते के बारे में। सीज़र कुत्ता है, उसके अंदर एक जगह जुमला लिखते हैं कि रफ्ता रफ्ता वो भी घर का एक मुअम्मर रुकन बन गया, बूढ़ा रुकन बन गया, इस लिहाज से कि अब कोई उसका नोटिस नहीं लेता था। जवान लड़का गया काम पे, बेटी वो गई हॉस्पिटल मरीज़ों को देखने, पोते पोतियाँ स्कूल चले गए। एक मुअम्मर रुकन जिसका कोई नोटिस नहीं लेता था। आमतौर पे जिस तरह की सोसाइटी है, जब बहुत ज़्यादा बूढ़े हो जाते हैं आप, तो आप बस बैठे हुए होते हैं, वो देखता हुआ यूँ निकल जाता है, वो वहाँ यूँ निकल जाता है। आपने किसी को आवाज़ दे दी तो आके खड़े हो गए थोड़ी देर के लिए, वरना आपको कोई नोटिस नहीं ले रहा आपका। मगर यहाँ पे दादा पोते के साथ इन्वॉल्व होके न सिर्फ मुशावरत कर रहे हैं बल्कि उसको समझा रहे हैं, उससे वो अपना दिल हल्का कर रहा है दादा से। उस किरदार को भी उस किरदार की भी हैसियत है इस ड्रामे में। उसको भी ये काम करते हुए अजीब नहीं लगेगा कि मुझे सिर्फ बैठने के लिए दिखाया गया है। सेट पीस नहीं है। यस। राइटर को और डायरेक्टर को, इन दोनों को क्रेडिट देता हूँ इस बात का। कोई एक किरदार भी ऐसा नहीं है कि जिसको आप ये कहेंगे नहीं यार ये एक्स्ट्रा किरदार है। नहीं भाई। अच्छा नज़र, अगर हम थोड़ा सा आपके अपने बैकग्राउंड पे जाएं, नामालूम अफराद 2 में भी आपको जी रोल था, बड़ा वायरल गया। जिंदों में आपका रोल था, उस पे लोगों ने बात की। थिएटर में तो जब से आपने आगाज़ किया मैं तो देख ही रहा हूँ आपको, बिल्कुल। और मैं डंके की चोट पे लोगों से ये कहता हूँ और पहली दफ़ा स्क्रीन पे कह रहा हूँ कि मेरे लिए सबसे मुकम्मल और अच्छी मंटो की एडेप्टेशन ना नवाजुद्दीन सिद्दीकी की है ना सरमद खूसट की है। वो एक खेल है मंटो का जो नज़रुल हसन ने किया था, और उस पर मेरे और वो मेरे तमाम दोस्त जिन्होंने वो देखा था और बार बार देखा था, हम आज तक इस चीज़ पे मुत्तफ़िक हैं। तो पहले तो आप सबसे गुजारिश है कि अगर कभी नज़र ने दोबारा मंटो की तरफ नज़र की तो वो जाके देखिए। और दूसरा ये कि बहुत कम अदाकार हमारे थिएटर में, हमारी टेलीविज़न में ऐसे हैं जिनको इतना अबूर हासिल है अपनी कला पे, अपनी ज़बान पे, जितना नज़र को हासिल है। बेशक नज़र इसका कोई बहुत आजी से जवाब दें, और ये हमारे ही सिस्टम का एक बहुत बड़ा फ्लॉ है कि ऐसे एक्टर को सामने आते आते इतने ड्रामे बीत जाते हैं और फिर कहीं जाके एक ऐसी चीज़ निकलती है। आपसे कोई सताइश बहमी लगाने के लिए मैंने ये बात नहीं की, लेकिन मुझे ये पता है नज़र के नापा जब आप आए तो बड़ा एक्सीडेंटल आपका एडमिशन था नापा में, और गालिबन वजीफ़े पे थे आप,
उस वक्त? हाँ, पहले ट्राइमेस्टर के बाद वजीफ़े पे आ गया था। पहले वजीफ़े पे आ गए थे, और ग़ालिबन उस वक्त आपकी एक बहुत ही आप हैंड टू माउथ किस्म का आपका बैकग्राउंड था जहाँ से आप आए थे। बिल्कुल ऐसा। तो अगर आप अपने उस सफ़र के बारे में, मैं बावाज़ नज़र सुनना चाहता हूँ वो सफ़र, अगर आप मुख्तसर बताएं कि आपका जो आगाज़ है वो कहाँ से हुआ, किन दुकानों में, किन मार्केटों में आप काम करते थे, जिसके बाद आपको अपनी आवाज़ का पोटेंशियल नज़र आया और आप ज़िया साहब की दहलीज पे आ बैठे। एक्सीडेंटल यकीनन था, इस लिहाज से कि मैं अपनी ज़िंदगी में जो है इस बात का मुतलाशी रहा कि मैं क्या करना चाहता हूँ, कहीं दिल लगता नहीं है। सही है। और क्योंकि शायद वक्त से थोड़ा पहले इस बारे में सोचना पड़ गया काम के बारे में। वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि अर्ली था, शायद 2-4 साल और लेट होता तो मामला शायद और मुख्तलिफ होता। और बुरा अभी भी नहीं है जैसा हुआ, क्योंकि फाइनेंशियल क्राइसिस थे जिस वक्त मैं इंटर कर रहा था। तो मेरी उम्र तकरीबन कोई 17 साल थी, और उसके बाद दिल नहीं लगता था फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से। घर में टेंशन, सही है, एक ख़ास तरह की क्या जिस तरह की होती है नॉर्मली घरों में, सही है। फाइनेंस की वजह से मर्द इस टेंशन में होता है कि कैसे पैदा करे, सही है, फाइनेंस को कैसे पैदा करे। औरत इस टेंशन में होती है कि फाइनेंस नहीं पैदा होंगे तो क्या होगा, सही है, बच्चे कैसे बड़े होंगे, क्या पढ़ के बड़े होंगे, क्या खा के बड़े होंगे, क्या पहन के बड़े होंगे। तो उसमें फिर मैंने ये फ़ैसला किया कि मैं काम करूँगा, क्योंकि मैं घर का सबसे बड़ा था। तो मैंने कहा कि मैं काम करता हूँ। तो मेरे वालिद ने कहा कुछ सीख के करो। फिर मतलब क्या सीखूँ? तो वालिद ने कहा कि मेरे चाचा कातिब हैं ना, तो मतलब मैंने सुना है आजकल जो है वो उर्दू कंप्यूटर पे लिखी जाती है, टाइप हो जाती है मतलब। तो मेरी तो आंखें खुल गई। मतलब एक ऐसी चीज़ थी मेरे लिए जो तसव्वुर में ही नहीं थी। मैंने तो हमेशा कातिब ही, क्योंकि चाचा कातिब थे तो दादी के घर जब भी जाओ तो वो कुछ ना कुछ लिख रहे होते थे वो या प्रैक्टिस कर रहे होते थे अपनी। एक चाचा प्रैक्टिस कर रहे होते थे, एक चाचा बाकायदा कातिब बन चुके थे उस वक्त तक। मैं तो बोला ये तो बहुत ही मतलब आला काम होगा कि बटन दबाओ और उर्दू लिख जाए। क्योंकि 98 में मेरे ख्याल में उर्दू सॉफ्टवेयर आ गया आया था। शाहकार 98 में MS-DOS का शाहकार आया था। हाँ, पहला सॉफ्टवेयर। हाँ, सही है। तो वो नया नया आया था, तो जो लोग टाइप कर रहे थे उनके लिए भी बड़ा ऐसा फैसिनेटिंग होता था। मैं जो टाइपिंग करते थे मार्केट में उनको देखता था मैं, क्या वो ऐसे करते थे टाइप तो बड़े शाहाना तरीके से। मैं अब्बू से जब ये सुना मैंने हाँ ये सीखूंगा मैं। तो खैर गए, अब्बू मुझे साथ में लेके गए, तो कई एक जगहों पे पता किया। तो हाँ, अब्बू को भी, और जब वो बता रहे थे तो मुझे अब्बू की शक्ल देख के भी मुझे भी वो लगा महंगा कोर्स। मैंने बोला ये तो सीख तो नहीं सकते। मैंने अब्बू को मना कर दिया, खुद मना कर दिया। मैंने बोला अब्बू नहीं सीख रहा मैं। बोले फिर क्या करेगा? मतलब कोई और रास्ता ढूंढे। अब्बू और मैं गए, चाय के होटल पे बैठ गए, चाय वाय पीने लगे ना। एक है, चलो आ। वहीं से गए, एक मार्केट में उठ के गए, हमारे एक जानने वाले अब्बू के दोस्त कह लो, तो आबिद अली साहब माशाल्लाह से हयात हैं अभी, तो उनका भी बहुत शुक्रिया अगर वो सुने तो बोला हाँ मैं बिठा देता हूँ एक जगह। अब्बू को तू बैठ, मैं आ रहा हूँ इसके साथ। मुझे लेके वो गए एक जगह,
राजा एंड कौसर स्क्वायर बिल्डिंग है फ्रेस्को के पीछे वाली, वहाँ पे मरहबा ग्राफिक्स में उनके जानने वाले थे और उन्होंने बोला ये बच्चा आएगा कल से, हाँ हाँ ठीक है ठीक है, बस इतनी बात की है। और बोले चल आ जा। गए उनके साथ बैठ के फिर वहाँ पे खाना वाना खाया। वो खुद वहाँ पे बंसोड़ पे लैमिनेशन का काम करते थे, तो वहाँ पे अब्बू और मैंने उनके साथ मिल के खाना वाना खाया। हम लोग बैठ के घर आ गए, हम खुश घर आ गए। हमने बोला वो काम हो गया, कल से जाके यहाँ दुकान में डायरेक्टली ऐसी जगह सीखेंगे जहाँ पे काम हो रहा है, सिखाया नहीं जा रहा, प्रैक्टिकली काम हो रहा है। तो वहाँ से हमने अपने काम का आगाज़ कर दिया। तो मुझे पहली जो तनख्वाह मिली थी वो 3 महीने बाद मिली थी, 1500 रुपये। बड़े खुश, मैंने बोला चलो कुछ हुआ। 1500 में से हम 1000 घर पे दे देते थे और 500 रुपये में महीना किराए समेत निकल जाता था। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उसी फील्ड को मज़ीद पढ़ते गए, समझते गए, सीखते गए और प्रैक्टिकली काम करते रहे। मगर तकरीबन 3 साल 4 साल बाद फिर ऐसा लगा नहीं यार मज़ा नहीं आ रहा, छोड़ दिया यहाँ से। एक और जगह चले गए, वहाँ पे नई चीज़ आई हुई थी, यहाँ से छोड़ा इस वजह से, यहाँ पे एक हमारे ग्राहक आया करते थे, उन्होंने बोला फ़लानी जगह एक मशीन आई हुई है नई, बड़ा काम करती है। क्या आया हुआ था? कटिंग प्लॉटर। जब मैं किस चीज़ से फैसिनेट हुआ, मैंने बोला वो प्लॉटर ऐसा होता है कि स्टिकर की 2 लेयर होती है ना, एक तो चिपकने वाली लेयर ऊपर वाली और एक जो नीचे होता है जिसको हटाते हैं हम। तो बोले वो ऊपर वाली लेयर काटता है, नीचे वाली नहीं कटती। ये अजीब किस्म की फैसिनेशन मेरे अंदर आई। मैंने बोला ये कौन सा कटर है कि जो ऊपर की लेयर को काट देता है, नीचे की नहीं कटती। कटर तो जब भी काटेगा वो पूरा काटेगा, इतनी पतली सी तो तय होती है इसकी। बोला नहीं प्लॉटर है, ऐसा होता है, दिखाओ चल के। हमें एक दिन गैप निकला हमारी जॉब में से, हम बीच में उसके हाथ गए, देख कर आया। और हमने बोला यार ये ज़बरदस्त चीज़ है। अब प्लॉटर पे तो शीट चल रही होती है, ऊपर से स्टिकर कटता रहता है, सारा जितना शीशे का और सारा काम होता है ये सारा उसी पे होता है। ये करेंगे। वहाँ से जॉब छोड़ी, यहाँ आ गए। यहाँ पे आके 2-2.5 साल ये काम किया, फिर बोला नहीं यार यहाँ मज़ा नहीं आ रहा अब। अच्छा यहाँ पे मुझे एक वो मसला हो गया था, मेरा राइट फेफड़ा जो है वो लीक हो गया था, न्यूमोथोरैक्स एक बीमारी होती है वो हो गई थी। तो उसके बाद मेरे ये वाले बॉस ने एक प्रिंटिंग प्लॉटर लगाया था, मगर मैं वहाँ इस वजह से नहीं गया कि सॉल्वेंट जो है वो फेफड़ों के लिए मुनासिब नहीं है। सॉल्वेंट इंक जो होती है उसके अंदर जो केमिकल होते हैं वो मुनासिब नहीं थे, और हमारे यहाँ इतने प्रिकॉशंस के साथ काम होता नहीं है कि आप पूरे मास्क वास्क और पूरा सूट पहन के काम करें। तो वहाँ पे मैं फिर शिफ्ट नहीं हुआ। तो ये प्रिंटिंग वाली साइड से अकबर इस्लाम साहब से मेरी सलाम दुआ थी। अकबर इस्लाम खुद भी प्रिंटिंग की साइड से वाबस्ता थे। तो वहाँ से जब मैं ये कटिंग प्लॉटर से फारिग हुआ तो फिर मैं एक एजेंसी में मोहम्मद अली सोसाइटी में लग गया, मगर बंसरोड आता जाता रहता था कभी कभार पुराने लोगों से मिलने मिलाने। तो यहाँ पे अकबर भाई से भी मुलाकात होती थी। एक दिन ऐसे ही बैठा हुआ था और कुछ अपने दोस्त शकील से जो कि बॉस भी रह चुका था उससे बातचीत कर रहा था, तो अकबर भाई ने ऐसे ही बोला यार तेरा सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है। मैं इतना अंग्रेज़ी टर्म से वाकिफ़ नहीं था। बोले ये क्या होता है? छोड़ तू छोड़, नहीं बताओ तो सही ना। अब मैं लटक गया, मैं बोला बताओ। अच्छा ये आदत थी कि जो चीज़ नहीं जानता मैं फिर कोशिश करता हूँ कि उसको जान के छोड़ूं। अब तो ये डिवाइस है तो इसलिए थोड़ा बगैर किसी के लटके आप जान लेते हैं। पहले लटकना पड़ता था लोगों को। तो अकबर भाई से मैंने पूछा तो उन्होंने थोड़ा सा मुझे डिटेल में बताया। तो उसमें उन्होंने जिक्र किया कि नेपा का, मैं आजकल नेपा जा रहा हूँ। अच्छा। तो वहाँ पे ये लोग पढ़ाते हैं। जैसे ही सर जिया का नाम आया मैं तो कान खड़े हो गए, क्योंकि मैं बचपन से मरसिया जो है जिया साहब का, जो 9 और 10 मुहर्रम को PTV पे चलता है और मुख्तलिफ चैनल पे अभी तक चलता है, वो मैं बहुत ज़ौक़ व शौक़ से सुनता था। क्योंकि उनके नरेट करने में जो जादू है वो जादू चलता था, स्क्रीन के थ्रू भी चलता था, सिर्फ थिएटर पे नहीं, स्क्रीन के थ्रू भी चलता था। मैंने बोला यहाँ तो जाना चाहिए। वहाँ पे जहाँ मैं जॉब कर रहा था मोहम्मद अली सोसाइटी में, वहाँ पे एक दिन बैठा हुआ, पता नहीं क्या झड़प हो गई बॉस से। वो आर्ट डायरेक्टर रह चुके थे ओरिएंट मैकैन में।
तो वो अपनी एजेंसी चला रहे थे, उनसे झड़प हो गई मेरी। तो मुझे यूँ देखने लगे, मैं सामने खड़ा हूँ, अरे तुम क्या चीज़ हो यार। मैंने क्यों, क्या हुआ? बोले तुम्हें याद है तुमने पहला इंटरव्यू क्या दिया था जब यहाँ पे मैंने जॉब के लिए इंटरव्यू लिया था? मैंने क्यों, मुझे याद नहीं है। बोले तुमने इंटरव्यू दिया नहीं था। बोले फिर क्या किया था मैंने? तो मैं ऐसे ही ब्लंट, मैंने क्या किया था फिर मैंने? बोले तुमने इंटरव्यू लिया था मेरा। मैं चुप हो गया। बोले अभी भी देखो तुम किस हालत में आए हो। मैंने क्यों, क्या हुआ? सही तो है। यूँ करके मेरी नज़र गई जेब पे ना, तो पेन की जो इंक है सारी फैल के यहाँ बनी हुई गुप्पा। बोले तुम इस तरह घूम रहे हो ऑफिस में, ये हो तुम? मैंने अच्छा फिर मुझे कहाँ होना चाहिए? बोले बैठो। वो बहुत शफीक आदमी है, इसमें कोई शक नहीं है, ये मगर झड़प चल रही है हमारी। बोले बैठो। बोले एक जगह खुली है जहाँ तुम जैसे डील किए जाते हैं। तो वो आर्ट डायरेक्टर रह चुका था, वो शायद आर्ट को उस तरीके से जानता था, पढ़ा लिखा आदमी था, रास्ता दिखा दिया। हाँ, तो लोग वो डील करते हैं तुम जैसों को, वहाँ जाओ। और सारे ऐसे डील करने वाले एक जगह जमा हो गए, इस माशरे ने एक जगह जमा कर दिए। ये बाहर बैठा हुआ बंदा एक बात कर रहा है, एक आम बंदा जो इस इंडस्ट्री से उस तरीके से ताल्लुक़ नहीं रखता, वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग से ताल्लुक़ रखता है, मगर ये बात जानता है कि इस माशरे ने चंद ऐसे अशखास को एक जगह जमा कर दिया है जहाँ तुम जैसे डील किए जाते हैं। ये उन्होंने कहा, मौज़म काज़मी नाम है उनका। बोले तुम वहाँ जाओ। बोला अच्छा, मेरा नौकरी का क्या होगा? बोले नहीं, तुम ऐसी जगह चले जाओगे कि तुम्हें नौकरी भूल जाओगे तुम। मेरे लिए फाइनेंस एक सख्त ज़रूरत थी, और इस वक्त तक थी, जहाँ तक मैं मोहम्मद अली सोसाइटी तक पहुँच चुका हूँ, इस वक्त तक थी। ऐसा नहीं है कि मैं उससे बिल्कुल आज़ाद हो गया था उस वक्त। अकबर भाई से ये सुन चुका था पहले, उसके बाद ये वाली झड़प हुई ऑफिस में। ठीक है, पता करते हैं। मैंने अकबर भाई से ही के ऑफिस में आके मैंने मालूम किया, मैंने बोला मुझे लेके चलो, यहाँ क्या है क्या नहीं है, कैसे इनके पास जाया जाए, इन असातिज़ा के पास। मुझे अच्छा, बोला हाँ करवाओ कुछ। वो बाकायदा लेके गए। जिस वक्त एडमिशन आया उस वक्त उन्होंने जाके एडमिशन लिया। लाइब्रेरी से मेरे लिए, जो आप पर्सनली मोनोलॉग तैयार करके लाते हैं, वो लाइब्रेरी से मेरे लिए पसंद करवाया उन्होंने। सही है, सवेरे जो कल आँख मेरी खुली, ये मज़मून का शुरू के 2 पेजेस मैंने अपने तौर पे याद किए। जो नैपा से मिला वो तैयार अकबर भाई ने करवाया। इस तरह मैंने नैपा में ऑडिशन दिया और नैपा तक पहुंचा। किसी एक ने गलत नहीं कहा था, ना बॉस ने ना अकबर भाई ने। इस बात का इदराक जब वहाँ पे 3 साल 4 साल 5 साल गुजर गए, तालीम तो 3 साल की थी, मगर ख़ुद को एक्सप्लोर करने में थोड़ा वक्त लगता है उस तरीके से। तो इस बात का अंदाज़ा हो गया कि किसी उस्ताद ने, पीछे जितने भी उस्ताद गुजरे हैं, इनमें से किसी ने भी गलत नहीं कहा था कि हम जैसी चीज़ें शायद ऐसे ही लोगों के साथ डील हो सकती हैं। और वाक़तन अब ना नौकरी की फ़िक्र रहती है ना किसी चीज़ की फ़िक्र। काम है, काम दिल से करिए और काम को पाए तकमील तक पहुँचाइए। इस तरीके से यहाँ तक आए। नहीं, और नज़र का ये है कि हमने तो इतने खेल देखे नज़र के, और अब टीवी पे आते हैं तो बहुत खुशी होती है। लेकिन नज़र की कहानी जिसका आपने अभी शायद पहला क्या आधा बाब सुना है, क्योंकि अल्लाह इनको ज़िंदगी, तंदुरुस्ती और सेहत दे और कामयाबियाँ दे, और इनकी फैमिली, इनके अहल व अयाल को भी कामयाबियाँ दे और सुकून बख्शे। मैं बहुत कम लोगों के बारे में दावे करता हूँ। अभी ज़ीशान अली आए थे तो उनके बारे में मैंने दावा किया था, लेकिन मुझे लगता है कि शायद हमारी इंडस्ट्री अब उस पॉइंट पे आ गई है कि मैं ये नहीं कह रहा कि टैलेंट की पहले यहाँ समझ नहीं थी, लेकिन पहले शायद हम टैलेंट को बहुत सी और तहों से गुजार के देखते थे, चाहे उसमें रंग हो, उसमें शक्ल हो, उसमें सूरत हो, उसमें ब्रांडिंग हो, उसमें कौन कितना अंग्रेज़ी मीडियम है। ये सब वो हक़ाइक़ हैं जो हमारी इंडस्ट्री के हैं। मैं नज़र से ये पूछना चाहता हूँ कि क्या वो इस तरह की किसी दाव पेच से गुज़रे, क्योंकि मुझे बहुत अच्छी तरह मालूम है कि ये हक़ाइक़ है।
और इन सब चीज़ों की वजह से अक्सर हमारा जो टैलेंट है, जो असल टैलेंट, हम हिंदुस्तान में अगर जाने जाते हैं तो कहते हैं जी बड़ा ठहराव है एक्टर्स में, ज़बान साफ़ है, अदायगी है, तलफ़्फ़ुज़ की समझ बूझ है। तो वो इसी वजह से कि बहुत सारे एक्टर्स इस वक्त मौजूद हैं जिनमें से कुछ एक्स्ट्रॉर्डनरीली टैलेंटेड हैं जैसे नज़र हैं, और कोई एक आध परवरिश जैसा प्रोजेक्ट होता है जो उनको थोड़ा सा सामने ले आता है, और फिर आपको समझ आने लगता है कि हाँ, अगर हम सिर्फ ब्रांडिंग की नज़र से ना देखें एक टैलेंट को, तो किसी टैलेंट की कोई शक्ल नहीं होती, किसी टैलेंट का कोई सांचा नहीं होता, टैलेंट अपनी जगह मौजूद रहता है। और परवरिश ड्रामे की ही बात पे हम इस सेशन को क्लोज़ करेंगे। नज़र, बख्तावर, मीसम, किरण से मेरी मुलाकात नहीं है लेकिन वो भी नापा से हैं। ये सब लोग उस इदारे से निकले जिस इदारे की खिदमत ज़िया मोइनुद्दीन साहब, फरहाद काज़मी साहब, तलत हुसैन साहब, अरशद साहब, खालिद अहमद साहब, इन बहुत बड़े नामों ने की। अब इस इदारे के ये ग्रेजुएट्स सामने आ गए हैं, बहुत अरसे से सामने हैं। साकिब खान डायरेक्शन करते हैं, साकिब समीर एक्टिंग करते हैं, पारस हैं, अली रिजवी हैं, बहुत से लोग हैं जो सामने हैं। अहम बात यह है कि इस गुफ्तगू को क्लोज़ पे लाते हुए हम इस चीज़ पे भी रोशनी डालें कि अब वो एकेडमी कहाँ खड़ी है। क्या उस एकेडमी को एक ओवरहॉलिंग की ज़रूरत है? क्या उस एकेडमी के ऊपर जब उन असातिज़ा का साया नहीं रहा है तो क्या उसको वाकई में किसी साए में जाने की ज़रूरत है? क्योंकि नापा से जो आवाज़ें आ रही हैं वो नाउमीदी की हैं, वो परेशानी की। नज़र, इस गुफ्तगू में शरीक होने का बहुत शुक्रिया आपका। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। परवरिश देखते रहिए। दिल तो मेरा बहुत चाह रहा था कि मैं वो सस्ती हरकत करूं, बताएं ना आगे क्या होगा, बताएं ना कि आगे क्या होगा, पर नज़र मुझे पता है कैमरा होने के बाद, ऑफ होने के बाद बोलता फिर क्या हो गया। तो बहुत शुक्रिया नज़र, बहुत शुक्रिया।